Jai Mata Di all, and welcome to the first lecture in the amendment series for company law for June 2021 exams. For December 2021 exams, also it is relevant if you are planning for December 2021 exams. And yes, this amendment series will be relevant for everybody, maybe in the CS Executive Program Group 1 or maybe in the CS Professional Program, I'll say old syllabus. और अगर आपका कंपनी लॉ कहीं भी टच हो रहा है तो आपके लिए रेलिवेंट है ये पूरी सीरीज। और आज जब शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो बोलना चाहूंगा, पिछले दिनों में जो धमाका हुआ, दैट वाज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड दैट वाज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, जो सामने नजर आ रहा है ऑन 28 सितंबर 2020। और उसके हिसाब से मैं देखूं तो ICSI is going to say, or ICSI may say that this is very much applicable for June 2021 exam and obviously applicable for December 2021 exam। और इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे ही ऑब्वियसली इस सीरीज में, लेकिन इसके साथ एड ऑन दे दूं, पिछले 6 महीने में मतलब अप टू 31st December 2020, well and that is you can say all the amendment in the MCA rules, MCA notifications, MCA circulars जितने भी आ रहे थे उन सब के बारे में बात करेंगे इन दिस सीरीज। प्लस ICSI ने अपनी वेबसाइट पे कंपनी लॉ का सप्लीमेंट दिए थे 2-3, तो उन सप्लीमेंट्स में भी जो है कंटेंट जो अब ICSI मॉड्यूल में आ गया है उसके बारे में बात करेंगे। और अब एक चीज और यहाँ आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बता दूं, ICSI की वेबसाइट पे अभी भी जो कंपनी लॉ का मॉड्यूल है वो सितंबर 2020 में जो प्रिंट हुआ वो मॉड्यूल है, विच वहां लिखा हुआ है वैसे तो वेबसाइट पे, इट इज एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। लेकिन मुझे पक्का भरोसा है कि फिर इस बार सप्लीमेंट आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आगे सप्लीमेंट आएगा, वो मे बी 50 पेज का, मे बी 100 पेज का, और कहेंगे अब ये सब कुछ पढ़ो फॉर जून 2021 एग्जाम, और उस वक्त आप घबरा जाओगे, पैनिक हो जाओगे। तो इसलिए कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पहले से ही पढ़कर चले, तैयारियां पहले से ही करके चले, ताकि उस वक्त लास्ट मोमेंट पे आप डर ना जाओ। दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग। और मैं दो प्रिजम्पशंस ले रहा हूं यहाँ पर। पहली प्रिजम्पशन तो मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि वेल दैट पिछले दिनों में यूट्यूब पे भी मैंने ये वीडियो शेयर किया था, अथॉरिटीज इन द कंपनीज एक्ट, वेरियस अथॉरिटीज, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। इन अथॉरिटीज की पावर्स आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये चीजें आगे काम आने वाली हैं। जब हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको इनकी पावर्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और अगर वो वीडियो आपने यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखा है, कंपनीज एक्ट 2013 का इंट्रोडक्शन, एग्जॉस्टिव इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, तो आई विल से प्लीज गो टू दैट वीडियो एंड चेक आउट दीज पावर्स। काफी डिटेल में डिस्कस किया वहां पर, हालांकि ये नहीं कहूंगा 100% सब कुछ कर दिया, लेकिन बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस किया, दो इट वाज एन इंट्रोडक्शन लेक्चर। एंड देन आई विल से मूविंग ऑन फर्दर इनटू दैट, वो इंडिया में कितने ROC हैं, 24 हैं। मैंने वो उसमें दिखाया है, MCA की वेबसाइट पे भी खोल के दिखाया है, 24 ROC हैं, 7 RD हैं, 24 ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं, 13 + 1 14 बेंचेस हैं, इंक्लूडिंग दैट प्रिंसिपल बेंच ऑफ NCLT एंड सो ऑन, सेबी की पावर्स। लेकिन अभी एक पॉइंट जो मैं फिर से कहूंगा इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले, अमेंडमेंट्स पढ़ने से पहले, और मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, और वो क्या पता है, दैट इज पेनल्टीज कौन लगाता है और फाइन कौन लगाता है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो पेनल्टी लगाने की पावर वेल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डेलीगेट की है किसको, ROC को डेलीगेट की है। सेक्शन 454 की पूरे कंपनीज एक्ट में जिस भी सेक्शन में जहां जहां पेनल्टी है वो लगाने की पावर ROC को डेलीगेट की है। वैसे तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लिखा है सेक्शन 454 में, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ROC, सो द पावर्स आर डेलीगेटेड टू द ROC। तो पूरे कंपनीज एक्ट में जहां पेनल्टीज हैं वो ROC लगाता है, और पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां फाइन है वो फाइन कौन लगाता है, वो लगाता है कोर्ट। और कोर्ट के लिए जो सेक्शन 435 में लिखा हुआ है कि इट हैज टू बी नॉट बिलो द लेवल ऑफ एडिशनल सेशन जज, और क्रिमिनल कोर्ट के अंदर वो फाइन लगाया जाता है और क्रिमिनल कोर्ट में अपीयर होना पड़ता है। तो ये कुछ एक चीजें पता होनी चाहिए पहले। और ROC के ऊपर अगर अपील जाती है तो दैट अपील गोज टू द RD, रीजनल डायरेक्टर, जो इंडिया में 7 हैं जो ROC को सुपरवाइज करते हैं, दैट इज देयर। तो ये फाइन और पेनल्टी का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में बहुत जगह, तो इस मेजर अमेंडमेंट तो ये है कि बहुत जगह सेक्शंस में फाइन हटाकर फाइन की जगह पेनल्टी कर दिया गया है। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 बेसिकली ये जो शिफ्ट कर रहा है उससे क्या होगा कि पहले जो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट जो फाइन देने के लिए जाते थे कोर्ट में, अब वो कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, क्रिमिनल कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, अब कहाँ जाएंगे, आरओसी ऑफिस, और जाकर पेनल्टी दे देंगे। दैट्स इट। जाने जेब से पैसे ही हैं, लेकिन अथॉरिटी चेंज हो गई और साइकोलॉजिकल प्रेशर एकदम कम हो गया। और कई जगह वेल अमाउंट कम किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं फाइन पेनल्टी के। कई सेक्शंस में इम्प्रिजनमेंट डिलीट की गई है, जिन सेक्शंस में पहले इम्प्रिजनमेंट थी अब डिलीट की गई है। और ये सब क्यों किया गया? कैन यू इमेजिन, कैन यू थिंक, ये सब कुछ क्यों किया गया, क्यों इतना कुछ रिड्यूस किया गया? वन रीजन ओनली, Corona, COVID-19, and the things have been changed over there. So, getting started finally, and the first chapter that I am focusing on right now, that is prospectus and allotment of securities there. And ICSI मॉड्यूल में देखेंगे तो वो शेयर कैपिटल के चैप्टर के अंदर मर्ज किया गया है, शेयर कैपिटल। ICSI मॉड्यूल अगर आप रेफर कर रहे हैं तो वहां से कर सकते हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बेरेक्ट है कंपनीज एक्ट का तो बड़ी अच्छी बात है, आप वो अपने हाथ में रखिए जब आप वीडियो देख रहे हैं एंड व्हेन यू आर वाचिंग मी। या फिर अगर आपके पास मेरी बुक है, इफ यू आर होल्डिंग माय बुक इन हैंड्स, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको मैं पेज वाइज भी बताता चला जाऊंगा बीच में। और ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देन इन दैट केस कंपनीज एक्ट 2013 का बेरेक्ट तो मार्केट में मिलता ही है, तो कीप दैट वन इन योर हैंड। तो एक्सप्लेन मैं करता चला जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन और समझाने का काम मेरा है, दैट इज देयर, कि कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स आई हैं। पहली चीज जब हम शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट थिंग व्हेन वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड, एंड दैट इज इन द चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 23 जो बात करता है कि प्राइवेट कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, पब्लिक कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। यू नो दैट, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टस का चैप्टर ऑलरेडी पता है और आप अमेंडमेंट पढ़ने के लिए ये वेल सेशन आज का अटेंड कर रहे हैं, एंड यू आर वाचिंग मी फॉर द पर्पस ऑफ अमेंडमेंट ओनली। और आपको पहले से कुछ चीजें मालूम है, हालांकि मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकैप दूंगा, दो लाइनों में सब चीजों का। सेक्शन 23 कहता है दैट पब्लिक कंपनी कैन इशू द सिक्योरिटीज आइदर बाय पब्लिक इशू और बाय राइट इशू, बोनस इशू और स्वेट इक्विटी, ईसोप, और मे बी दैट वेल ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑल दैट। हालांकि वो स्वेट इक्विटी और ईसोप के लिए तो सेक्शन अलग है, बोनस इशू के लिए सेक्शन अलग है, बट यू नो दैट राइट इशू वगैरह अलाउड तो सब कुछ है। हमने पहले बहुत पास्ट में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और आज भी YouTube के ऊपर वो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो है प्रोस्पेक्टस का, द फर्स्ट वीडियो, जिसमें डायग्रामेटिकली सब कुछ बताया हुआ है, ऑल दैट इज देयर। एंड देन वेल आई विल से, और प्राइवेट कंपनी ऑब्वियसली पब्लिक इशू नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। सेक्शन 23 जो बेस सेक्शन है, उसमें दो चीजें इंसर्ट हुई हैं अभी, ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की वजह से। और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने क्या इंसर्ट किया है वो देख लेते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, तो ये दोनों नए हैं, न्यू इंसर्शन है, दिस इज न्यू। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, दैट इज देयर। तो अब ये नया क्या है, और जिनके पास बुक है, विल दोज हु आर हैविंग दिस बुक इन देयर हैंड, तो दैट इज पेज नंबर 2.1, दैट इज पेज नंबर 2.1 ऑन विच आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और बेरेक्ट है तो देन यू कैन चेक इन द बेरेक्ट। वेल अब तो जो मार्केट में न्यू बेरेक्ट आए होंगे उसमें डेफिनेटली डल भी गया होगा, तो बस उसके साथ न्यू मार्क कर लीजिएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं ये ध्यान से सुनिएगा, एनालिसिस। Section 23, subsection 3, such class of public companies, only public companies, not private companies, such class of public companies, और वो भी नहीं मालूम which class, ये class के ऊपर भी बात करते हैं। such class of public companies may issue such class of securities, तो दो बातें आ गई। such class of public companies, number 1, may issue such class of securities, number 2, for the purpose of listing on the permitted stock exchanges in the permissible foreign jurisdiction outside India। तो अमेरिका में जैसे हम बात करते हैं तो अमेरिका में हम बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक। अगर आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी सेक्टर में है, तो नैस्डैक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वटेवर। और अगर अदर देन आईटी कंपनी है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं डाउ जोन्स, ऑल्सो कॉल्ड एज डाउ जोन्स। तो कह रहे हैं इंडियन कंपनी है और सच क्लास ऑफ इंडियन पब्लिक कंपनी जो इंडिया के बाहर सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो उसको फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में करवा सकती है वो लिस्ट। और ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यू कैन चेक द वेबसाइट, दैट इज देयर। और सच अदर ज्यूरिसडिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के अलावा मैं थोड़ा सा ये भी हैरान होता हूँ, फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन लिख दिया, मतलब कह रहे हैं परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। अब परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन नॉर्मली हम बोलते हैं जिन कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती है,
जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं ना, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सारे प्रोविजंस हैं, और उस देश में वो FATF नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, दैट इज फास्ट एक्शन फोर्स के जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, तो FATF नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं। एंड उसके अलावा सच अदर ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज की बात हो रही है शायद जहां पर FATF नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते, जहां मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोका जाता। अब जो भी होगा वो कह रहे हैं एज प्रिस्क्राइब्ड, तो लॉ मेकर ने अधूरा लॉ बना दिया। हम बोलते हैं ना ये न्यू कंपनीज एक्ट रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, रूल बेस्ड लेजिस्लेशन है, तो सेक्शन के अंदर कहते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। अब वो रूल्स में क्या आएगा वो पता नहीं। अब समझने वाली बात है, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। शायद कुछ लोगों को पता होगा ऑलरेडी पहले से, मसाला बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स नाम सुना होगा, वनीला बॉन्ड्स आपने नाम सुना होगा शायद, मसाला बॉन्ड्स, वनीला बॉन्ड्स, वनीला आइसक्रीम, हाँ, स्पाइसेस। HDFC बैंक, गूगल सर्च कीजिएगा, HDFC बैंक इशूड मसाला बॉन्ड्स, और उसके अलावा भी चेक कीजिएगा गूगल पर विच बैंक्स और विच कंपनीज इन इंडिया इशूड मसाला बॉन्ड्स, वनीला बॉन्ड्स। अब उस सबके वेल डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं अभी मैं यहाँ पर। हो सकता है यहाँ पर आने वाले टाइम में कुछ ऐसा आ जाए, a particular class of public companies which are public sector undertakings, government companies, or which are banks, well, like HDFC Bank, they can issue particular class of securities outside India, वही मसाला बॉन्ड, वनीला बॉन्ड, या उसके टाइप का कुछ और बोल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली मसाला बॉन्ड, वनीला बॉन्ड, बट मे बी सम न्यू क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा रूल्स में। और फिर क्या होगा, वेल वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटी इंडिया के बाहर इशू करेगी, लिस्ट करवाएगी परमिसिबल फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में ये, या अदर फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में। और ये जो अदर है तो ये भी फॉरेन, और है तो ये भी इसी अर्थ पे है ना, इसी जमीन पे है, मून पे, मार्स पे तो नहीं है ना, वीनस पे तो नहीं है तो फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। सो वेल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स विच विल बी मेड बाय MCA। तो कहानी बड़ी सिंपल है, MCA ने अमेंडमेंट लिखी, लोकसभा राज्यसभा को अप्रूव करने के लिए दी, उन्होंने अप्रूव किया, और देखा जाए तो कुछ हुआ भी है और कुछ नहीं भी हुआ है। तो कुछ कुछ होता है, अब वो कुछ कुछ होता है शुरू हो गया है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। आज मैं कहूँगा फरवरी 2020 में, फिलहाल मुझे नहीं मालूम कि ये क्या रूल्स में आने वाला है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली होना ही है कि जल्दी ही फिर वो प्रोस्पेक्टस के साथ जो कनेक्टेड रूल्स हैं, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, उसमें अमेंडमेंट आएगी, उसमें वो टाइप ऑफ कंपनीज भी बताएंगे, व्हाट क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज एंड व्हाट क्लास ऑफ सिक्योरिटीज वो बताएंगे जो लिस्ट होनी है इंडिया के बाहर। और साथ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, और ये प्रोविजन अभी तक एनफोर्स भी नहीं हुआ है, हालांकि मैंने एनफोर्समेंट डेट्स आपको बता दी ऑलरेडी, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, लेकिन ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ये जो नया इंसर्ट हुआ है, ये अभी तक एनफोर्स नहीं हुआ है आज की तारीख में, इट इज येट नॉट एनफोर्स्ड। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आई जाए, क्या मालूम, और क्या पता एग्जाम होने से पहले रूल्स भी आ जाएं, मतलब ये एनफोर्स भी हो जाए, इसके रूल्स भी आ जाएं। तैयारी रखिए आप, पता तो होना ही चाहिए ना इन एनी केस। देन सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, और मैं कहूंगा फिर से मैं धमकी दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, ICSI है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और फिर एग्जाम में नाक मत रगड़ते रहना कि हमारे साथ क्या हो गया ये। वेल, नाउ 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 मूविंग ऑन फर्दर, और उसके बाद कह रहे हैं CG में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया एग्जम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 अबव। ये जो ऊपर पब्लिक कंपनीज दी गई हैं इनको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। CG एग्जम्प्ट करेगी, किस चीज से एग्जम्प्ट करेगी CG का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एग्जम्प्ट कर देगी वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज को जो ऊपर दी गई हैं ऊपर वाले पैराग्राफ में, फ्रॉम एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर का मतलब समझते हैं क्या है, दिस चैप्टर का मतलब है सेक्शन, दिस बेसिकली चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये चैप्टर मतलब हमारी बुक का चैप्टर नहीं, ये चैप्टर का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा, इसमें जो चैप्टर 3 दिया गया है उसकी बात हो रही है, सेक्शन, और सेक्शन वाइज स्पीकिंग सेक्शन 23 टू सेक्शन 42। तो उस कंपनी को एग्जम्प्ट किया जा रहा है कि उस कंपनी को सेक्शन 23 टू सेक्शन 42 कुछ भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उससे एग्जम्प्ट किया जा रहा है। और फिर चैप्टर 4 से एग्जम्प्ट किया जा रहा है शेयर कैपिटल डिवेंचर, जिसमें हम बोलते हैं सेक्शन वाइज सेक्शन 43 टू सेक्शन 72, उससे भी एग्जम्प्ट किया जा रहा है। और उसके अलावा सेक्शन 89 90 वो सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग, उनके प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया जा रहा है।
सेक्शन 127 डिविडेंड की पेमेंट का जो सेक्शन है, 30 डेज में डिविडेंड पे करना होता है डिक्लेयर करने के बाद, उससे भी एग्जाम किया जा रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि सीजी में एग्जाम, एंड आई होप सीजी एग्जाम करेगी। और इतना कुछ लिखने के पीछे ना, आपको क्या लगता है ऑलरेडी अंदर अंदर तैयारियां नहीं हो चुकी होंगी? ये जो सामने लिखा जा रहा है, जो सामने दिख रहा है, इसके पीछे अंदर अंदर क्या होमवर्क नहीं हो चुका होगा? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑलरेडी सोच नहीं चुकी होगी कि हम ये प्रोविजन क्यों ड्राफ्ट कर रहे हैं और पार्लियामेंट से क्यों अप्रूव करवा रहे हैं, और इसका हम क्या यूज फ्यूचर में करने वाले हैं? क्या ये सारी चीजें ऑलरेडी सोची नहीं जा चुकी होंगी? ऑलरेडी पहले ही सोची जा चुकी होंगी अमेंडमेंट एक्ट 2020 अप्रूव होने से पहले कि इसका क्या यूज होने वाला है, और उसको अब बस प्रैक्टिकली एनफोर्स करना बाकी है। अंदर अंदर मतलब पॉलिसी मेकिंग तो हो चुकी, अंदर अंदर अपने काम तो वो अपने होमवर्क तो कर ही रहे हैं। So, and a copy of every such notification shall, as soon as may be after it is issued, be laid before both the houses of parliament. Exemption notification जब भी मिनिस्ट्री इशू करेगी तो अल्टीमेटली वो लोकसभा राज्यसभा में प्लेस कर दी जाएगी, दैट्स इट। और वहां लोकसभा राज्यसभा को एक तरीके से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा कि ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू हो गई है। लेकिन ये दोनों चीजें, एज आई एम सेइंग, टिल 2nd of Feb 2020 अभी तक एनफोर्स हुई नहीं है, या कह लीजिए टिल 3rd of Feb 2020 अभी तक एनफोर्स हुई नहीं। तो अभी तक एनफोर्स हुई नहीं है तो आपके लिए वेल देखा जाए तो एनफोर्स तो नहीं हुई है, लेकिन आईसीएसआई कहता है हम तो एनफोर्स कर देंगे एग्जाम के लिए, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लिए किया। आई होप गॉट दिस स्टफ सो फार। बाकी आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो यू पुट द क्वेश्चंस वेल इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन सेंड ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। वेल दैट व्हाट्सएप नंबर यू हैव बीन यूजिंग इन द पास्ट लॉट, जो मेरा अपना पब्लिक व्हाट्सएप नंबर है और आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वेल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे रहेगा वो व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, यू कैन। So then talking about that further, अब आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट नंबर 2 इन द चैप्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस, अमेंडमेंट नंबर 2 आगे चलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट प्लेसमेंट सब लोग करते हैं, सभी कंपनीज करती हैं, सभी के लिए। लेकिन उसका जो सेक्शन 42 है उसमें अमेंडमेंट नहीं हुई है। उसके साथ जो जुड़ा हुआ रूल नंबर 14 है, सब रूल 2, उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है। उसके अंदर एक नया प्रोविजो ऐड किया गया है, और ये न्यू प्रोवाइजो ऐड किया गया था 16 अक्टूबर 2020। तो अगर 16 अक्टूबर 2020 को ऐड किया गया था तो एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम, क्योंकि आईसीएसआई के रूल है। क्या रूल है? वैसे तो आईसीएसआई खुद बोलता है कि जिस दिन एग्जाम हो रहा है उससे 6 महीने पहले जो अमेंडमेंट्स हुई थी, या उससे ज्यादा पहले, 6 मंथ्स और मोर देन 6 मंथ्स अर्लियर देन एग्जाम्स, वो सारी एग्जाम्स के लिए बाइंडिंग है, कंपलसरी है कि आपको पढ़ना ही होगा। दैट इज सो वेल आई विल से जो नई अमेंडमेंट्स हुई है एग्जाम से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने पहले, वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन जो 6 महीने पहले हुई थी, मोर देन 6 मंथ्स अर्लियर देन एग्जाम, एप्लीकेबल है। अब यहाँ लिखा क्या है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में बात हो रही है। तो मैं लाइन में यहाँ पर प्रिज्यूम कर रहा हूँ, आप लोगों को याद है दैट पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी, जब वेल ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेसमेंट लॉन्च करते हैं, ऑफर देते हैं, तो ऑफर कितने ऑफरीज को दिया जा सकता है? मैक्सिमम 200 ऑफरीज फॉर वन काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर वन क्लास ऑफ सिक्योरिटीज इन वन फाइनेंशियल ईयर। याद होगा कुछ कुछ, आई होप वो पुरानी बातें याद है ना वो सारी की सारी। So equity shares 200 offerees, preference shares 200 offerees, debentures 200 offerees। लेकिन हम बात करते थे कि वो 200 की काउंटिंग में हम दो चीजें नहीं लेते। एक तो जिन एम्प्लॉइज को ईसोप दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वो 200 में काउंट नहीं होता। नंबर 2, अगर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को कोई अगर अलॉटमेंट दी जाती है तो वो 200 की काउंटिंग में काउंट नहीं होते। तो अब मेरा एक सवाल है यहाँ पर, 200 की काउंटिंग में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स काउंट नहीं होते, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन? वैसे तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आपको पता है, लेकिन दो तीन के नाम ले लेता हूँ। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल बैंक्स, फॉर एग्जांपल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स वगैरह वगैरह जो भी होते हैं। तो वो सैबी ने अच्छे से डिटेल में बताया भी हुआ है, और वो चैप्टर में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अगर आपने चैप्टर पहले किया हुआ है। तो यहाँ पर वेल अमेंडमेंट आ रही है, वो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो लाइन में बोल रहा था वो ध्यान से सुनिएगा आप। वो आपने जो पढ़ा है कि 200 ऑफरीज की काउंटिंग में क्यूआईबीज काउंट नहीं होते, ये अमेंडमेंट नहीं भी आती, इसको एक बार दिमाग से निकाल दीजिए, इसको भूल जाइए एक बार दिमाग से कि ये अमेंडमेंट है, एक बार भूल जाइए इसको। अगर ये अमेंडमेंट नहीं भी होती तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी लेट्स से 2019 में अगर एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में
प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है एंड दे आर इशू टू 205 ऑफरीज, और उस 205 में जो 5 एक्स्ट्रा आपको सुनाई दे रहे हैं वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं। तो क्या 2019 में ये अमेंडमेंट जब नहीं आई थी तब वैसा कर सकते थे कि एक साल में, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 205 ऑफरीज को प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर कर दिए, और उसमें से 5 क्यूआईबीज हैं और बाकी जो 200 हैं नॉर्मल इन्वेस्टर हैं अदर देन क्यूआईबीज हैं। क्या ऐसा पहले भी हो सकता था? एंड द आंसर इज यस, ऐसा तो पहले भी हो सकता था, और वो जो 5 एक्स्ट्रा हैं वो काउंटिंग में काउंट नहीं होते। यही था लॉ पहले भी। अब क्या अमेंडमेंट आई है जो आपके जून 2021 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, एंड प्रोवाइडेड आल्सो दैट, अब लॉ मेकर की लैंग्वेज, रूल 14 सब रूल 2 में थर्ड प्रोवाइजो ऐड हुआ है। वेल एंड इन आवर बुक दिस इज पेज नंबर 2.6, हमारी बुक में दिस इज पेज नंबर 2.6 जहां पर मैंने ऐड किया है। Provided also that in case of the offer or invitation of any securities to QIBs, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in one financial year for all the allotments to such buyers on QIBs during the year. समझ में आ गई बात आपको? नहीं आई है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक सिंगल स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं फॉर अलॉटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज टू द क्यूआईबीज, आपने एक बार वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया तो उस रेजोल्यूशन के बेस पर आप एक साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार क्यूआईबीज को फ्रेश ऑफर दे सकते हैं। आपको हर बार फ्रेश ऑफर देने के लिए बार बार एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ पहले से था नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए, एंड नॉट फॉर क्यूआईबीज, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए सिमिलर प्रोविजन यहां पर आ गया कहीं ना कहीं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक बार करना है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, और मान लीजिए कि अप्रैल में ही हमने 15 अप्रैल 2021 को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया बाय 75% मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, और उसमें लिख दिया कि we can offer the preference shares to the QIBs in this financial year, and we the shareholders empower the board of directors, we the equity shareholders empower the board of directors to issue the preference shares to the QIBs in this financial year। तो एक बार वो लिख दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, लेट अस से प्रिज्यूम इन द मंथ ऑफ मई 2021, सॉरी इन द मंथ ऑफ मई 2021, यस, अप्रैल 2021 में रेजोल्यूशन पास किया, और मई 2021 में 15 मई 2021 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं वी वांट टू ऑफर प्रेफरेंस शेयर्स 25 लाख प्रेफरेंस शेयर्स टू 4 QIBs, 4 QIBs को हम ऑफर कर रहे हैं, किसी को 5 लाख, किसी को 4 लाख, किसी को 2 लाख, वटेवर, 4 QIBs को ऑफर कर रहे हैं। फिर क्या होता है, वो अलॉटमेंट वगैरह हो गई। उसके बाद फिर अगस्त 2021 आया, और उसके अंदर कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं now we are offering some more additional new fresh preference shares to another 15 QIBs, let us say, कर सकते हैं, अलाउड है फिर से, और दोबारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा। फिर नवंबर 2021 में, फिर उसके बाद जनवरी 2022 में, मार्च 2022 में बार बार इशू कर रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही कर रहे हैं, फिर शेयर होल्डर से बार बार परमिशन नहीं चाहिए। आई होप समझ में आ गया आपको सबको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट इज देयर। और वो क्यूआईबी जो इनको बार बार इशू किए जा रहे हैं, क्या क्या वो 200 में काउंट होंगे? एंड द आंसर इज नो, वो 200 में काउंट नहीं होंगे। वो 200 में काउंट, वो तो पहले भी नहीं होते थे, पहले भी नहीं होते थे। बस अब एक फैसिलिटी हो गई है कि हर बार 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 स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा। फैसिलिटी यही है कि बार बार शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं मांगना पड़ेगा, और शेयर होल्डर्स ने एक बार ब्लैंकेट अप्रूवल दे दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो दैट ब्लैंकेट अप्रूवल विल रिमेन वैलिड थ्रू आउट द ईयर। वो पूरा साल वो ब्लैंकेट अप्रूवल वैलिड रहेगा। That is there. So this is amendment number 2, and this is not Companies Amendment Act 2020. This is MCA rules जो अमेंड हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला कि हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो हर चैप्टर में जो जो अमेंडमेंट्स आई हैं वी आर गोइंग टू डील साइड बाय साइड, चाहे वो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 की वजह से हो, चाहे वो रूल्स हो या नोटिफिकेशंस हो। साथ साथ हम एक चैप्टर के अमेंडमेंट्स कंप्लीट होंगी, फिर दूसरे चैप्टर के अमेंडमेंट्स शुरू करेंगे उसके बाद। Third amendment, and that is regarding the contents of prospectus. Contents of prospectus, section 26, subsection 1 in our book, that is page number 2.16. That is there, and
व्हेन आई मूव ऑन फर्दर विद दैट, तो सेक्शन 26 में चेंज कहाँ आया है? सेक्शन 26 सबसेक्शन 9 में कह रहे हैं कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ छुपाया, कुछ झूठ लिखा, कुछ गड़बड़ की, तो जो पहले होता था ना वहां पर गड़बड़, और वो क्या होता था? वेल, अगर आपने कंटेंट्स में गड़बड़ की, इन दैट केस एवरी पर्सन हु इज नोइंगली अ पार्टी टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, जिसमें गड़बड़ है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन है, दैट पर्सन विल गो टू जेल, इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years। जो 3 साल की जेल थी वो डिलीट हो गई है। तो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स में अगर आपने गड़बड़ की, सेक्शन 26 में कोई गड़बड़ की, तो पहले लिखा हुआ था 3 साल की जेल होगी, अभी उसको डिलीट कर दिया है। और पहले लिखा था या फिर फाइन होगा या फिर और बोथ, या दोनों होगा, तो वो और बोथ वाला प्रोविजन भी खत्म कर दिया है। तो इम्प्रिजनमेंट इज रिमूव्ड नाउ इन सेक्शन 26, रिमूव हो गई है। अब सिर्फ फाइन बचा है, और वो फाइन कितना है? मिनिमम फाइन इज 50,000, मैक्सिमम कैन गो अप टू 3 लाख रुपीज। 50,000 टू 3 लाख रुपीज का फाइन है जो बचा है। और फाइन कौन लगाएगा? आरओसी या कोर्ट? तो वो आपको मालूम है, कोर्ट। और कोर्ट में कौन? मिनिमम लेवल एडिशनल सेशन जज इन द क्रिमिनल कोर्ट, उसके पास ये पावर है। सो विल आई से दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, और ये इफेक्टिव भी हो गया है। कब इफेक्टिव हो गया? 21 दिसंबर 2020 से। लेकिन किंतु परंतु आईसीएसआई मॉड्यूल में ये है ही नहीं, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है। अगर मैं आईसीएसआई मॉडल में वो शेयर कैपिटल का चैप्टर ओपन करता हूँ और उसमें शुरू में प्रॉस्पेक्टस के प्रोविजन देखता हूँ, तो जो आईसीएसआई मॉड्यूल आज भी आईसीएसआई की वेबसाइट पे है एज ऑन 3rd Feb 2020 एंड विच इज एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम, उसमें सेक्शन 26 का सिर्फ सबसेक्शन 1 दिया गया है और प्रोवाइजो दिया गया है। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। इट इज नॉट इन द सिलेबस। सेक्शन 26 सबसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सिलेबस में नहीं है। तो सबसेक्शन 9 में जो अमेंडमेंट हुई है देखा जाए तो वो भी सिलेबस में है ही नहीं। तो आईसीएसआई को फिर पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या पता वो सप्लीमेंट में आ जाए। सप्लीमेंट आता है ना मार्च में, अप्रैल में, और फिर कहीं नहीं ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी पता होना चाहिए। तो याद कर लो फिर आप उस केस में, अब आपको पता तो है ही। यू नो दैट सेक्शन 26 सबसेक्शन 9। मतलब मुझे यही डर लगता है कि जो चीजें कई बार सिलेबस में नहीं दिख रही हैं, मॉड्यूल में भी नहीं दिख रही हैं, उसमें अमेंडमेंट हुई है और वो सप्लीमेंट में आ गई, तो आईसीएसआई कहेगा हमने तो सप्लीमेंट में दिया था, तो रीड इट, डू इट फॉर द एग्जाम। देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर। और आप अभी भी अगर आपके पास आईसीएसआई मॉड्यूल है घर पे, well if you are having at home, or maybe you can check out the website of ICSI, you'll find that well section 26 subsection 1 है मॉड्यूल में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ही नहीं। देन मूविंग ऑन फर्दर, एक सेक्शन 40 के बारे में बात करते हैं। और सेक्शन 40 शुरू करते समय एक चीज बोलूंगा, ये इस चैप्टर की लास्ट अमेंडमेंट है प्रोस्पेक्टस के चैप्टर की, तो गिव मी 2 minutes फॉर दिस। आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को पता है कि जब एक कंपनी पब्लिक इशू लॉन्च करती है, और पिछले दिनों में बहुत सारे पब्लिक इशूज आते रहे, अब जो सबसे बड़ा धमाका पब्लिक इशू आएगा आने वाले टाइम में, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पब्लिक इशू होगा, ऐसा मुझे लगता है, एलआईसी। एलआईसी का आईपीओ आएगा 2022 में, और शायद वैसा आईपीओ आज से पहले कभी आया ही नहीं होगा। दैट इज समथिंग आई एम एक्सपेक्टिंग। और वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी निफ्टी के ऊपर। एलआईसी की जो वैल्यूएशन आएगी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कहीं ज्यादा वैल्यूएशन आएगी, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। और अभी भी आप चाहो तो गूगल सर्च कर लेना एलआईसी की वैल्यूएशन कॉर्पस फंड्स कितना है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से बहुत ज्यादा है। एनी हाउस, सेक्शन 40 क्या कहता है? जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, पब्लिक इशू आता है, आईपीओ एफपीओ, तो उन सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी, ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और पब्लिक इशू ओपन होने से पहले वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। पब्लिक इशू क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट होती है, फिर वो फाइनल लिस्टिंग परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। सेक्शन 40 में ये सारी बातें लिखी हैं। इस सेक्शन 40 में अब क्या अमेंडमेंट हुई है? अमेंडमेंट हुई है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। वही जेल हटा दी है, इम्प्रिजनमेंट हटा दी है, सिर्फ फाइन रह गया। और पहले इम्प्रिजनमेंट हुआ करती थी कि अगर आप सेक्शन 40 कॉन्ट्रावीन किया तो फाइन इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, और फाइन और बोथ। और फाइन वही मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम इज 3 लाख रुपीज। फाइन अभी भी है, इम्प्रिजनमेंट रिमूव कर दी है, या जो लिखा था और बोथ दोनों हो सकते हैं वो भी रिमूव कर दिया है। तो नाउ फाइन ओनली। मामला कोर्ट के पास ही रहेगा, आरओसी के पास नहीं जाएगा। अभी ये सेक्शन 40 आईसीएसआई मॉड्यूल में नहीं है। वंस अगेन आई विल से नॉट इन द आईसीएसआई मॉड्यूल। अब
फिर से कहूंगा, लेकिन अगर सप्लीमेंट में दे दिया तो। और आपने लिस्टिंग के बारे में पढ़ा तो हुआ है ऑलरेडी, आपको लिस्टिंग का सब पता है, सब हालचाल ऑलरेडी मालूम है, वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा होता है, दैट होल प्रोसीजर ऑफ पब्लिक इशू एंड ऑल दैट। तो फिर ये भी देख लीजिए आप। अब हो सकता है ऐसा भी हो जाए, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कौन कौन से प्रोविजंस में से इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो गई है। ऐसे 5 प्रोविजन बता दीजिए जहां से इम्प्रिजनमेंट रिमूव हो गई है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी रेडी फॉर एनी सरप्राइज इन द एग्जाम। मैं कहता हूँ पेपर सेटर 3 तरीके के होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑल ओवर इंडिया 3 तरीके के पेपर सेटर हैं, प्रोफेशनल कोर्स कोई भी हो। पहले वो पेपर सेटर जो कहते हैं यार पेपर ना बड़ा आसान आसान बना दो, क्वेश्चन पेपर बड़ा आसान आसान बना दो, सारे बच्चे पास हो जाए, सारे बच्चे पास हो जाए, इतना आसान सा क्वेश्चन पेपर दे दो, किसी को तकलीफ ना हो, बेचारे बच्चे पहले ही तकलीफ में हैं, ऑलरेडी इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर है, प्रोफेशनल स्टडीज का, कोरोना हो या ना हो, प्रोफेशनल स्टडीज का प्रेशर ऑलरेडी बहुत है, तो क्वेश्चन पेपर आसान बना दो। दूसरे वो होते हैं वेल पेपर सेटर जो कहते हैं नहीं यार एग्जाम है, थोड़ा सा इजी देंगे, थोड़ा सा टफ देंगे, देखते हैं ना, पजल करेंगे, कुछ तो घुमाएंगे, कुछ तो घुमाएंगे ना, एग्जाम है तो देखते हैं बच्चे कितनी तैयारी के साथ आए। और थर्ड कैटेगरी वो है पेपर सेटर जो खूसट हैं, खड़ूस हैं, मतलब क्या बोलूं उनके लिए, गुस्से में है कि हमें तो सबको फेल ही करना है, और सारे क्वेश्चन ऐसे दो जो बिल्कुल चैलेंजिंग है, और आईसीएसआई मॉड्यूल में से ऐसे ऐसे टॉपिक निकालो, क्वेश्चन उठाकर दो जो मालूम है कि कोई बच्चा पढ़कर नहीं आएगा, कोई स्टूडेंट पढ़कर नहीं आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है वो दो ही मत, और चैप्टर के लास्ट में जो बिल्कुल मिसलेनियस टॉपिक है वहीं से उठाकर पूरा क्वेश्चन पेपर बना दो, जहां तक बच्चे पहुंचते ही नहीं है लास्ट में, आईसीएसआई के मॉड्यूल का जहां चैप्टर खत्म, और हर चैप्टर के एंड के 2-3 पेज, तो मैं तो कहूंगा रिवीजन के टाइम पे वो 2-3 पेज भी एंड वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरी एडवाइस है, तो 3 तरीके के पेपर सेटर होते हैं, 3 तरीके के। और आपको कैसा वाला मिलेगा जब आपके एग्जाम आएंगे जून की गर्मियों में या दिसंबर की सर्दियों में, तो वो देखने वाली बात है, दैट हैज टू बी सीन। इस बार सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर कमनी लॉ का पेपर बड़ा आसान था, एसयूबी का पेपर बड़ा आसान था, जो तैयारियां करके गए थे वो कह रहे थे, आगे जून में हो सकता है लेवल, यू नेवर नो। हाँ, तो प्रोस्पेक्टस के चैप्टर की अमेंडमेंट्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाती हैं फॉर जून 2021। बाकी अभी वो रूल्स के बारे में बताऊंगा, वही जो हम बात कर रहे थे, मसाला बॉन्ड वनीला बॉन्ड जैसे कुछ आ जाएगा, तो जब भी आएगा आई विल शेयर वट एवर अपडेट इज देयर, उसका अपडेट मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर इज शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल आज वाले वीडियो में अभी नहीं कर रहे, इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, उसके लिए फिर अलग वीडियो रहेगा, दैट इज फॉर द चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल। तो बस कमर कस के तैयार हो जाइए, और अब रेगुलर अमेंडमेंट्स आपके साथ शेयर करता चल जाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय माता दी, एंड कीप watching all these videos in our app make my career। ये सारे के सारे वीडियोस आपको YouTube पे नहीं नहीं मिलेंगे, you will not get these videos on the YouTube, these videos will be available, but all the videos will be available in our app। thank you so much, जय माता दी।